हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉफ या खांसी की बीमारी के बारे में। ये क्या होता है, किसको होता है, किस तरीके का होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑन कॉफ। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ताकत मिलती है। खांसी बेसिकली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार लोगों को अलग अलग तरह की खांसियाँ होती है। आज हम हार्ट की बीमारियों के रिलेटेड बहुत खांसी पर बात नहीं करेंगे। ओवरऑल लंग्स रिलेटेड हो चाहे हार्ट रिलेटेड हो, किस तरह के खांसी होती है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस तरह के इश्यूज़ पर हम ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन करेंगे। कार्डियक रिलेटेड कॉफ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। खांसी बेसिकली रिस्पॉन्स है जब कभी भी श्वास की नली में कोई सूजन होती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इरिटेट करती है, या कोई धूल या कोई फॉरेन पार्टिकल या पानी भर जाता है। जो भी कारण से अगर अपनी श्वास की नली जो है, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, उस पर किसी भी लेवल पर अगर कोई भी इरिटेट करती है चीज़ें, तो बॉडी उसको निकालने के लिए या उसको बाहर धक्का देने के लिए ये एक फोर्सफुल मैकेनिज्म है, जिसमें वो जो भी एलर्जन है या फॉरेन बॉडी है उसको निकालने का बॉडी प्रयास करती है। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बेसिकली। तो खांसी के हमेशा बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आदमी जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा खांसने लगता है और वो खांसी उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो इतना ज़्यादा खांसता है कि वो अपना काम वाम नहीं कर पाता, उसको काम करने में दिक्कत आने लगती है, दिन भर ही खांसी होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है, तब उसे ठीक करना पड़ता है, तब उस खांसी को कंट्रोल करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी अगर श्वास की नली में पानी चला गया, तो उसमें अगर आप खांस रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि खांसी की वजह से वो पानी जो अंदर गया वो निकल जाएगा। मान लीजिए आप खाना खाते खाते एक फूड पार्टिकल आपकी लैरिंग्स में चला गया, आप खाना खाते करते बात कर रहे थे और उस समय कोई पार्टिकल या कोई टुकड़ा अगर आपकी श्वास की नली में चला गया, तो उस समय खांसी नहीं आएगी तो मर जाएगा आदमी। लकवे के पेशेंट में जब खांसी नहीं आती है और वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खांसी का चला जाता है, कफ का रिफ्लेक्स चला जाता है, तो वो उसमें तो पानी श्वास की नली में चला जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो कफ बेसिकली है तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उसको निकालने के लिए एक ही तरीका है कि लैरिंग्स में वो फूड पार्टिकल या पानी या जो भी चला गया उसको धक्का दे के बाहर निकाल सकती है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बहुत ज़्यादा होने लगती है, दिन भर में 50-100 बार होने लगती है और अनमैनेजेबल हो जाती है, तब खांसी बढ़ जाती है। तो इसको ट्रीट करना पड़ता है, इसे कंट्रोल करना पड़ता है। खांसी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक प्रोडक्टिव कफ, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में बेसिकली जो गले में फ्लेम या म्यूकस होता है उसको निकाला जाता है। तो इसमें म्यूकस आता है, खांसी जब आप करते हो तो कफ या बलगम आता है, तो वो प्रोडक्टिव कफ की कैटेगरी में आता है। वो ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो या जुकाम का प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, या जिसमें म्यूकस या फ्लेम या बलगम कफ नहीं आता है। ये ज़्यादातर लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम हो, गले में कोई इरिटेंट्स हो, या स्मोक हो, डस्ट की प्रॉब्लम हो, या कोई दवा की वजह से हो, या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से अगर एसिड लैरिंग्स को इरिटेट करता है तो उस वजह से होती है। तो ये नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। इसमें कोई म्यूकस या बलगम नहीं आता है, इसमें खाली खांसी होती है, लेकिन उसमें कफ प्रोडक्शन नहीं होता, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं। और एक जो खांसी कफ वाली होती है उसको गीली खांसी बोलते हैं। खांसी के कारण क्या होते हैं इंपॉर्टेंट? खांसी के कारण बेसिकली अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए या श्वास की नली में कोई कीटाणु आ जाए, निमोनिया हो जाए तो खांसी हो सकती है। कोई लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अलग अलग तरह के लेवल्स के जो श्वास की नली होती है, अलग अलग लेवल्स पे किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन, कीटाणु आ जाए तो वो खांसी को ट्रिगर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई एलर्जी है, एलर्जी की वजह से भी श्वास की नली और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो इरिटेट हो सकते हैं, तो इससे भी खांसी आ सकती है। कोई पोल्यूशन या इस तरह के इरिटेंट्स हैं या कोई केमिकल्स हैं या सिगरेट का स्मोक है, वो भी अगर श्वास की नली में चला जाता है तो वो भी खांसी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स की वजह से, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स में जब हम रात को लेटते हैं तो एसिड कंटेंट मुंह को आता है, वो लैरिंग्स को इरिटेट करता है, वहाँ पे जला देता है, लैरिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है, इससे भी खांसी होती है। अस्थमा के पेशेंट को खांसी होती है क्योंकि अस्थमा के पेशेंट में श्वास की नलियों में कंटिन्यूसली सूजन और नैरोइंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, नैरोइंग होता है, इसकी वजह से खांसी, वीजिंग और सांस का तकलीफ होता है। उसी तरह से अस्थमा की तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी लगभग वैसे ही होता है, पर अस्थमा से वो ज़्यादा उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में भी लोगों को लंग्स की नलियों में सूजन होती है, इससे भी खांसी होती है। लंग्स की किसी भी इंटरस्टिशियल बीमारी में या लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें भी लोगों को खांसी हो सकती है। जैसे कोई लंग कैंसर हो जाए, लंग में निमोनिया हो जाए, लंग्स में अगर कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो तो भी खांसी हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जैसे एसी इनहिबिटर्स है
जिसके साइड इफेक्ट में लोगों को सूखी खांसी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के ब्रैडिकाइनिन लेवल्स को बढ़ाता है, तो इसके साइड इफेक्ट से भी थोड़ा खांसी हो सकती है। अब बात करेंगे खांसी की बीमारी को हम डायग्नोज कैसे करें। अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसका आप छाती का एक एक्सरे निकालते हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि छाती में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई निमोनिया, कैंसर, इस तरह का कोई बीमारी तो नहीं है। आप उसका कफ को निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, बलगम जो इकट्ठा होता है उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई कीटाणु तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन करने वाले अलग अलग तत्व तो नहीं है, कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, कोई अगर ब्लड आता है तो उसकी जांच आप करते हो। अगर किसी को अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है तो लंग फंक्शन टेस्ट यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें किस तरह का डिजीज है, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, क्या है वो सब आप चेक करते हो। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करके देख सकते हैं कि श्वास की नली में एक ट्यूब डालते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि श्वास की नली में अलग अलग तरह का कोई इन्फेक्शन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टीबी या कोई कैंसर के गठान वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं कि ब्लड में यूस्टोफिल वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, ब्लड में कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स की चीज़ें तो नहीं है, ईएसआर या सीआरपी या डी डाइमर ये सारी चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, तो इससे आप असेस कर सकते हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम लगे तो सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि सीटी स्कैन में कितना लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है वो देख सकते हैं। हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करके देख सकते हैं, तो उसमें हार्ट का इवैल्यूएशन आपको पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर की वजह से खांसी तो नहीं आ रही। हार्ट फेलियर में ज़्यादातर आदमी को चलने फिरने पे या रात को सोने में खांसी ज़्यादा आती है, तो वो हार्ट के बीमारियों में खांसी है, इसका एक इंडिकेटर होता है, आपको हार्ट का चेकअप करना पड़ता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जो कारण है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हर तरह की खांसी में खाली आप कफ सिरप ले लोगे तो वो काम नहीं करती है, जो कारण है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर लंग्स में कोई निमोनिया है या कोई कीटाणु है तो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, जो कि कीटाणुनाशक दवा है, कीटाणु को मारेगी तो आपको खांसी कम हो जाएगी। कोई एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे अगर किसी को निमोनिया या कोविड या फ्लू या इन्फ्लुएंजा इस तरह का कुछ हो गया तो उसके लिए आप एंटीवायरल्स लेंगे, तो वो आपकी कीटाणु को मारेंगी। उसके अलावा आप ब्रोंकोडायलेटर्स लेंगे, जो कि अस्थमा के पेशेंट में वर्क करते हैं, जो कि श्वास की नली जो सिकुड़ जाती है उसको डायलेट करते हैं, तो हवा के बहने के लिए, हवा के निकलने के लिए जगह बनती है, तो खांसी का प्रॉब्लम कम होता है। लंग्स में अगर सूजन है, सूजन का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से हो सकती है, तो स्टेरॉइड्स एक बहुत यूजफुल दवा है। स्टेरॉइड्स दो तरह से दिया जा सकता है, टैबलेट फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इनहेलेशन फॉर्म में भी दिया सकता है। इनहेलर से आप डायरेक्टली पंप से लेते हो स्टेरॉइड्स और वो श्वास की नली में चला देता है, तो वो लोकली वहीं पे एक्ट करता है और श्वास की नलियों में होने वाली सूजन को कम करता है। इसके अलावा इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स भी ले सकते हैं। एंटीहिस्टामिक दवा भी सूजन को कम करने में मदद करती है, जिनको भी अस्थमा या एलर्जी की वजह से अगर खांसी हो रही है तो उसमें भी ये मदद करती है। खांसी कम करने की दवा जो है कफ सप्रेसेंट, जैसे कि कुछ सिरप्स आते हैं या डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन वगैरह है, जो ड्राई या सूखी खांसी में आपकी मदद करती है। खांसी बेसिकली जो कफ सप्रेसेंट भी होता है वो दो तरीके का होता है। एक ये होता है कि जो आप लेते हो वो आपके खांसी को कम करेगा, और एक सिरप ऐसी होती है जो म्यूकस को निकालने में मदद करता है। जो म्यूकस को निकालता है उसको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जैसे गुआफेनेसिन और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो बलगम को निकालते हैं और बलगम को क्लियर करते हैं, तो खांसी कम होती है। और जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जैसे कफ सप्रेसेंट होते हैं वो खांसी को कम करते हैं। कोडीन वगैरह भी है, ये खांसी को कम करते हैं, तो ये कफ सप्रेसेंट के कैटेगरी में आते हैं, जो सूखी खांसी में यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट ज़्यादातर गीली खांसी में यूज करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग वगैरह को बंद कर सकते हैं, आपकी आसपास अगर कोई एलर्जेंस पोल्यूटेंट्स है तो उससे बच सकते हैं। हार्ट फेलियर अगर है तो उसको पानी कम करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हार्ट का चेकअप करना पड़ेगा और हार्ट फेलियर की थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हार्ट का कंडीशन इंप्रूव होगा आपका खांसी इंप्रूव हो जाएगा। खांसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई खांसता रहे तो कई बार उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, लंग्स की मसल्स थक जाती है, फटीग हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक खांसने से किसी किसी को कपड़ों में इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन हो सकता है। तो ये भी कई बार किसी किसी को हो सकता है कि अगर उम्र दराज पेशेंट में जिनके पेल्विक की मसल्स अगर कमजोर है तो उसमें भी उनको कपड़ों में यूरिन छूट जाता है, उसको कॉफ रिलेटेड इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। कई बार कॉफ रिलेटेड सिनकप भी हो सकता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होने की वजह से लोग बेहोश भी हो जाते हैं, वो भी कॉमन है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है कि अगर रात के टाइम आपको खांसी ज़्यादा हो रही है तो आपको सोने में दिक्कत आती है, इरिटेशन होती है, आपकी एफर्ट कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा खांसी करने में, लंबे समय तक खांसी करने में जिन लोगों की हड्डियां अगर कमज़ोर है तो उनको रिब्स फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली एक सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन वगैरह तो है ही कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी अगर आ रही है तो लोग आपके आसपास नहीं आएंगे, आपको एक तरह से बॉयकॉट कर दिया जाएगा, दूर रखा जाएगा, तो डिप्रेशन भी होगा, सोशल आइसोलेशन भी होगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो आज हमने बेसिकली खांसी के बारे में बात की, खांसी क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या उसके टेस्ट होते हैं और क्या बेसिक थेरेपी है।
स्पेसिफिक कार्डियक कॉफ और लंग्स रिलेटेड कॉफ पर अलग वीडियो कर सकते हैं, वो अपने चैनल पर फ्यूचर में हम अपलोड करेंगे। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्पायर, मोटिवेट और ताकत दें